चलिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आईपीसीसी ऑडिट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल एंड सीआईएस, मतलब कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब इस चैप्टर में हम दो बातें पढ़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स के रिगार्डिंग सारी बातें पढ़ेंगे और कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑडिट कैसे होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक बात है। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये सारा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये सब प्रैक्टिस मैनुअल से एज इट इज उठाया गया है, सब्जेक्ट टू माइनर मॉडिफिकेशंस कि अपन ने कुछ आंसर्स छोटे कर दिए हैं, कीवर्ड्स उठाए हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब बातें मैंने बताई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बॉक्स नंबर 1 से, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या लिखा है? द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट डज नॉट चेंज इन सीआईएस एनवायरनमेंट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जब आप सीआईएस एनवायरनमेंट में जाते हो, अच्छा सीआईएस एनवायरनमेंट होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही होता है। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जो आज भी मैनुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जब हम सीआईएस एनवायरनमेंट में जाएंगे जहां पर हर काम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है, तो क्या वहां पर जाकर ऑडिट करने जब हम जाएंगे तो क्या हमारे ऑडिट का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, क्या हमारे ऑडिट का स्कोप चेंज हो जाएगा, ऐसा इन्होंने पूछा है। ठीक बात है। तो अब हमें जवाब देना, हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम कहेंगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज इन सीआईएस एनवायरनमेंट, मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और स्कोप चेंज नहीं होता है। फिर हम बताएंगे कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता क्या है। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा हम बताएंगे कि रही बात स्कोप ऑफ ऑडिट की, तो स्कोप ऑफ ऑडिट डिपेंड्स ऑन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, प्रोनाउंसमेंट ऑफ ICAI या लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, ऐसा कई बार करेक्ट एंड करेक्ट में भी पूछा गया है कि स्कोप ऑफ ऑडिट कौन सी 3 चीजों पर डिपेंड करता है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, प्रोनाउंसमेंट ऑफ ICAI और अदर लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट और स्कोप चेंज नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। 3 बातें हमने बताया हमने कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट का मेनली, फिर हमने बताया स्कोप क्या होता है, तो देखो ऑब्जेक्टिव भी हो गया और स्कोप भी हो गया। फिर हमने कहा ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सर चेंज होता क्या है, तो हम कहेंगे यूज ऑफ अ कंप्यूटर चेंज, कंप्यूटर के आने से क्या क्या चेंजेस होते हैं। एक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका बदल जाता है, स्टोरेज करने का तरीका बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब ये सब काम सॉफ्ट फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करें कि जब आप अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल्स को आप स्टडी करते हो, आप जानते हो पहले हम क्या करते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर लगाते हैं, मतलब पहले हम कंट्रोल्स को चेक करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, फिर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर करते हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं। तो जब हम सीआईएस एनवायरनमेंट में अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल्स को एवेल्युएट करने जाएंगे तो उसका तरीका जो होगा वो भी बदल जाएगा। ठीक है, फिर अगला नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी आपकी बदल जाएंगी, मतलब अब हम अलग तरीके के एविडेंस कलेक्ट करेंगे। पहले भाई फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, अब तो सॉफ्ट फॉर्म वाले एविडेंस भी चलेंगे, है ना। ठीक है, फिर इम्पैक्ट ऑन इंक्रीज इन फ्रॉड एंड एरर्स। अच्छा, फ्रॉड और एरर्स की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, सीआईएस एनवायरनमेंट में बहुत फ्रॉड्स होते हैं। ठीक है, फिर फाइनली हम कहेंगे नाउ ऑडिटर शुड ऑल्सो हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ सीआईएस टू इम्प्लीमेंट दी ऑडिटिंग प्रोसीजर। अब अगर आप सीआईएस एनवायरनमेंट में ऑडिट करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। एक बार कंक्लूड करता हूं, पहले हम बताएंगे प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट क्या होता है, फिर हम बताएंगे स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है, फिर हम कहेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव चेंज होता है ना स्कोप चेंज होता है, फिर हम कहेंगे चेंज क्या होता है, प्रोसेसिंग और स्टोरेज का तरीका, अकाउंटिंग सिस्टम और कंट्रोल्स को वैल्यूएट करने का तरीका, नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, और फ्रॉड एरर्स बढ़ जाते हैं। और अब ऑडिटर को सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए सीआईएस एनवायरनमेंट का। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डूइंग एन ऑडिट इन अ सीआईएस एनवायरनमेंट इज सिंपलर सिंस द ट्रायल बैलेंस ऑलवेज टैलीज। इनका कहना है कि अब देखो, अब सिंस सारा काम कंप्यूटर से होता है तो ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है। तो बोले ट्रायल बैलेंस के टैली हो जाने से क्या ऑडिटर का काम सिंपल बन चुका है, क्या ऑडिट अब सिंपल हो गया है? हम कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसी बात को एक्सप्लेन हमें करना है। एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या क्या बताना है वो सुनना। सबसे हम पहले कहेंगे
कि ट्रायल बैलेंस का टैली हो जाना डज नॉट इम्प्लाई दैट द जॉब ऑफ एन ऑडिटर बिकम सिंपलर। मतलब ट्रायल बैलेंस के मिल जाने से ऑडिटर का काम सिंपल हो गया है, ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ अकाउंटिंग एरर्स हो सकती हैं, जैसे कि ओमिशन ऑफ सर्टेन एंट्री। अब कुछ एंट्री पास ही नहीं करी तो क्या कर लोगे, क्या कर लेगा ट्रायल बैलेंस का मैच होना। एंट्री पास नहीं करोगे तो भी तो ट्रायल बैलेंस मैच हो ही जाएगा ना। कंपेंसेटिंग एरर, एक एरर को दूसरी एरर ने कंपेंसेट कर दिया तो अब इसको ट्रायल बैलेंस कैसे पकड़ेगा, वो तो तब भी मैच हो ही जाएगा, है ना। तो अभी भी कुछ अकाउंटिंग एरर्स हो सकती हैं, लाइक एरर ऑफ ओमिशन, कंपेंसेटिंग एरर्स, है ना। अभी भी विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, अभी भी हम सीक्रेट रिजर्व बना सकते हैं, मतलब अभी भी आप चीज़ों को छुपा सकते हो, अभी भी आप चीज़ों को बढ़ाकर दिखा सकते हो। इसमें ट्रायल बैलेंस का कोई हाथ नहीं है, वो तो केवल अमाउंट्स डेबिट और क्रेडिट को मैच करवा देता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता है। फिर आज न्यू फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पिक्चर में आ चुके हैं, जैसे कि ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स वगैरह वगैरह। तो इनकी जो अकाउंटिंग होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। तो अब आप बताइए, अच्छा अकाउंटिंग काफ़ी डिफिकल्ट होती है और उनकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत हैवी होती है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं। अब आप बताइए कि ट्रायल बैलेंस के मैच हो जाने से क्या हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग ईजी हो जाएगी, क्या हमें डिस्क्लोजर अपने आप हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, है ना। केवल ट्रायल बैलेंस मैच हुआ है, बाकी सब काम तो अभी भी हमें करना ही है। फिर अभी भी कुछ अदर इशूज हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना, ये सब काम तो अभी भी करने पड़ेंगे ना। वो तो आप करते हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अभी ये ट्रायल बैलेंस का मिलना कहाँ से कर देगा, है ना। ठीक है, तो विच स्टिल रिक्वायर जजमेंट टू बी एक्सरसाइज बाय द ऑडिटर। अभी भी ऑडिटर को जजमेंट लगाने पड़ते हैं इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में। फिर कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ऑडिट ओपिनियन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट। हम कहेंगे आज भी ओपिनियन देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ऑडिटर की, वो चेंज नहीं हुई है, भले ही CIS एनवायरमेंट आ गया है। ओके, तो अगर कंक्लूड करें तो हम क्या क्या बोलेंगे कि ऑडिटर का काम सिंपल नहीं बना है, ठीक बात है। दूसरा हम कहेंगे आज भी कुछ अकाउंटिंग एरर्स होती हैं, आज भी विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है, आज भी क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व पॉसिबल है। नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आने की वजह से लाइक ऑप्शन, फ्यूचर, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ चुकी हैं, तो उनको वो तो अभी भी रहेंगी, ट्रायल बैलेंस के मैच होने से कुछ नहीं होना। अदर इशूज भी हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये अभी भी हमें करना ही पड़ेगा। और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव कुछ भी चेंज नहीं होता है CIS एनवायरमेंट में भी, ट्रायल बैलेंस के मिल जाने पर भी। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन इस पर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन CIS एनवायरमेंट। देखिए, आप जब ऑडिट करने जाते हैं, एनवायरमेंट कोई भी हो, पहले आप कंप्लायंस प्रोसीजर लगाते हैं, फिर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं। मतलब पहले आप कंट्रोल्स को चेक करते हैं, फिर आप किताबों को चेक करते हैं। तो आप CIS एनवायरमेंट में जब ऑडिट करने जाएंगे तब भी आप क्या करेंगे, पहले कंट्रोल्स को चेक करेंगे, ठीक बात है। और फिर जैसा भी कंट्रोल्स के वैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि CIS एनवायरमेंट में जब आप कंट्रोल्स को चेक करने जाओगे तो कब मान लोगे कि वो कंट्रोल्स रिलायबल है, कब मान लो कि कंट्रोल्स रिलायबल है, कौन कौन सी चीजें आपको कंट्रोल्स में दिखेंगी तो आप कहोगे कि कंट्रोल्स रिलायबल हैं, ठीक बात है। तो सुनिए, कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, 6 पॉइंट है टोटल यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेटा। अगर जो इनपुट डेटा होता है अगर वो ऑथोराइज है, करेक्ट होता है और कंप्लीट होता है, मतलब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, हमने देखा कि यार यहाँ पर सिस्टम के अंदर जो भी इनपुट डेटा इंसर्ट किया जाता है वो ऑथोराइज भी होता है, करेक्ट भी होता है, कंप्लीट भी होता है, तो हम कहेंगे नहीं यार यहाँ का कंट्रोल बहुत बढ़िया है। फिर बात करते हैं एरर की। तो अगर मान लो आपने इनपुट डेटा इंसर्ट करा तो फिर प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग में अगर एरर नहीं होती है तो हम कहेंगे कि यहाँ के कंट्रोल्स अच्छे हैं। और अगर एरर होती भी है और वो टाइमली डिटेक्ट हो जाती है और करेक्ट हो जाती है तो हम कहेंगे यहाँ के कंट्रोल्स अच्छे हैं। फिर इंटरप्शन की बात करो, मान लो कभी पावर फेलियर हो गया तो जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जाता है बिना कोई नुकसान पहुंचाए एंट्रीज और रिकॉर्ड को। मतलब कभी पावर फेलियर हो गया और तो सिस्टम रीस्टार्ट जब होगा तो वो कोई भी नुकसान ना पहुंचाए हमारे रिकॉर्ड्स या डेटा को, ठीक है। ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं किसको बताते हैं, प्रोसेसिंग को, है ना। प्रोसेसिंग में एरर होती है तो जल्दी पता चल जाती है और अगर कुछ इंटरप्शन होता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है रिकॉर्ड्स को। फिर आउटपुट जो मिलता है वो कैसा होता है, एक्यूरेट होता है और कंप्लीट मिल जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब यहाँ के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। फिर जो प्रोग्राम है उसमें कोई अनऑथराइज अमेंडमेंट नहीं किया जाता है, किसी ने भी प्रोग्राम ही बदल डाला, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हम मानेंगे कि यहाँ के कंट्रोल्स अच्छे हैं, मतलब इन्होंने प्रोग्राम्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या डेटा फाइल्स हैं वो उनमें कोई फ्रॉड ना हो, उनसे रिलेटेड कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए हमने सिक्योरिटी के मेजर्स लगा रखे हैं। इसको याद करने का एक तरीका है,
वो ये है कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पहले इनपुट डेटा होता है, इनपुट डेटा सही होना चाहिए। इनपुट डेटा अगर सही वाला इंसर्ट होगा तो कंट्रोल्स अच्छे होंगे, है ना। मतलब कंट्रोल्स अच्छे होंगे ऐसा हम कब मानेंगे, जब इनपुट डेटा आपके यहाँ सही वाला इंसर्ट होता है। फिर प्रोसेसिंग में अगर कोई एरर होती है तो वो टाइमली डिटेक्ट करेक्ट हो जाती है। अगर कुछ इंटरप्शन होता है, पावर फेलियर वगैरह वगैरह, तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है बिना कोई नुकसान पहुंचाए किसको, डेटा या रिकॉर्ड्स को। फिर जो आउटपुट होता है वो भी कंप्लीट और एक्यूरेट होता है, ठीक है। और अब देखना, ये जो पूरी प्रोसेस है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट वाला का जो पूरा सिस्टम है, जो रेड बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं चल रहा है किसी ना किसी प्रोग्राम की मदद से। तो वो प्रोग्राम के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी दी है कि नहीं दी है आपने, उसमें कुछ अनऑथराइज अमेंडमेंट तो नहीं होते हैं। और प्रोग्राम किसके अंदर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, तो वो सॉफ्टवेयर के लिए उसमें कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं होता, उसके लिए हमने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ऐसा रख सकते हो दिमाग में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होता है, इसके हिसाब से। वैसे भी अब 4 नंबर का तो क्वेश्चन आता है, तो आप आराम से याद रख सकते हैं, ठीक बात है, ओके। अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वाई आर कैट रिक्वायर्ड इन CIS एनवायरमेंट। ये कैट क्या होता है भाई, पहले तो ये समझ लेते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ठीक है। जब आप CIS एनवायरमेंट में ऑडिट करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर हर काम कहीं ना कहीं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जा रहा है। तो ऐसे केस में जब आप ऑडिट करेंगे तो आपको भी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आप ऑडिट में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जुड़ी किसी भी टेक्निक का ऑडिट करने में यूज करेंगे तो उसे हम कहेंगे कैट। दोबारा बोल रहा हूं, कैट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई भी टेक्निक। कैट क्या है, कोई भी टेक्निक जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, अगर वो आप ऑडिट में यूज करते हो तो उसे बोल देते हैं हम कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ठीक है। ऑडिट में कंप्यूटराइज जो टेक्निक यूज करी जाती है वो कैट है। अब कैट का यूज क्यों होता है, क्यों ऑडिटर आजकल कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की हेल्प ले रहा है ऑडिट करने में, क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे 4 कारण है बेटा। पहला कारण क्या है, एब्सेंस ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट। आजकल इनपुट डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में मिलते ही नहीं। आज आप पेटीएम पे कुछ ऑर्डर करते हो, आप सीधा एंट्री सॉफ्ट फॉर्म में ही जाती है, कुछ कागज तो यूज हुए ही नहीं, फिजिकल फॉर्म में तो कुछ है ही नहीं, तो इनपुट डॉक्यूमेंट कुछ होते ही नहीं है। फिर लैक ऑफ विजिबल ट्रांजैक्शन ट्रेल, मतलब जो प्रोसेसिंग होती है क्या वो आपको दिखाई देती है? आपने ऑर्डर करा, उसने पूरा प्रोसेस करके वहां तक पहुंचा दिया, क्या आपको कुछ दिखाई दिया? तो अब हमें प्रोसेसिंग के जो ट्रांजैक्शन ट्रेल होते हैं, जो सबूत होते हैं कि प्रोसेसिंग कैसे हुई, वो भी हमें दिखाई नहीं देती है। फिर लैक ऑफ विजिबल आउटपुट, हमें आउटपुट भी नजर नहीं आता है, क्योंकि आउटपुट भी आजकल कोई प्रिंट नहीं निकालता है, सब उसी के अंदर चलता रहता है। तो देखना 3 चीजें हो गई, लैक ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट, लैक ऑफ विजिबल ट्रांजैक्शन ट्रेल जिसे हम प्रोसेसिंग ट्रेल भी कह सकते हैं, और लैक ऑफ विजिबल आउटपुट। और चौथा क्या है, ईज ऑफ एक्सेस टू डेटा इन कंप्यूटर प्रोग्राम। अभी क्या हो गया यार, आजकल कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में ये भी तो दिक्कत है कि कोई भी आसानी से कहीं से भी बैठकर एक्सेस कर सकता है इनको। तो कोई भी अगर इनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है तो इसमें एक प्रॉब्लम है यार। ऐसे तो कोई भी दूर बैठे बैठे हमारे क्लाइंट की जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है उनमें चेंज कर देगा, तो फिर ये तो डर हमेशा है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कैट का उपयोग करेंगे उनके प्रोग्राम्स और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है उन सबको चेक करने के लिए। तो बताओ कैट का यूज क्यों करते हैं? 4 कारण है। क्योंकि आजकल इनपुट डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, क्योंकि आजकल ट्रांजैक्शन ट्रेल नहीं मिलते, क्योंकि आजकल आउटपुट भी नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल डेटा कंप्यूटर को कोई भी इजीली एक्सेस कर लेता है, तो कहीं उसमें कुछ चेंज तो नहीं कर दिया। ये चेक करने के लिए ऑडिटर क्या करता है, अपने कैट का यूज करता है ना। ओके, इससे होता क्या है, कैट का यूज करने से क्या फायदा होगा? ऑडिट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, टाइम कम लगेगा, जल्दी से जल्दी हम कैट की मदद से उनका ऑडिट कर पाएंगे। भाई एक एक ट्रांजैक्शन चेक करते, इससे अच्छा क्या करो, अपने सॉफ्टवेयर से उनका सॉफ्टवेयर चेक कर लो, सॉफ्टवेयर सही हुआ तो उनके सारे ट्रांजैक्शन भी सही प्रोसेस हुए होंगे। और फाइनली इफेक्टिव टेस्ट चेकिंग हो जाएगी और एग्जामिनेशन डेप्थ हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो आपको सैंपलिंग करने में मदद करता है। सैंपलिंग करने से अच्छे लेवल के सैंपल मिल जाते हैं तो हम इफेक्टिव टेस्ट चेकिंग कर पाते हैं। तो ऑडिट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, टाइम बच जाता है और हम टेस्ट चेकिंग अच्छे से कर पाते हैं। चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, और वो क्या है, जनरल CIS कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स। तो पहले तो दिमाग में ये बिठाइए कि जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं
जो इंटरनल कंट्रोल होते हैं कहाँ पर, CIS एनवायरमेंट में, वो होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होते हैं जनरल और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन। दो टाइप के कंट्रोल होते हैं, जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल में कितने कंट्रोल हैं? 6। ABCD ऑपरेटिंग सिस्टम, ABCD ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ऐसा याद रखेंगे। जनरल कंट्रोल कितने हैं? 6 ABCD ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन कंट्रोल बड़े आसान है, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल और आउटपुट कंट्रोल। ये कोई भूलता ही नहीं है, क्योंकि पहले इनपुट होता है, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट। तो ऐसा करके हमें ध्यान में रखना है। अभी एक बार जनरल स्टडी हम कर लेते हैं इस पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाय पर एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, ये हो गया आपका ए से, ठीक है। बी से क्या है? ऑफ साइट बैकअप ऑफ डेटा इन कंप्यूटर प्रोग्राम। सी से क्या है? कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल्स। डी से क्या है? डेटा एंट्री एंड प्रोग्राम कंट्रोल्स। ओ से क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। और एस से क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स। ठीक है, तो इन 6 को हमें थोड़ा सा समझना है कि हम एग्जाम में इनके बारे में क्या लिखेंगे, डिटेल में क्या लिखेंगे। तो समझ लेते हैं। आप आ जाइए यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट, जब आप अपने यहाँ के एप्लीकेशन सिस्टम को डेवलप कराते हैं, ठीक है, आपके यहाँ कोई नई एप्लीकेशन आती है तो या उसको डेवलप कराते हैं, बनवाते हैं आप, तो तब क्या कंट्रोल होना चाहिए? हम कहेंगे मतलब ये कौन से कंट्रोल हैं जिनके अंदर हम क्या करेंगे? कंट्रोल चेक करेंगे, कंट्रोल्स ओवर टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सिस्टम। कोई नया सिस्टम आया तो उसकी टेस्टिंग करो, उसके इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना। इन पर कंट्रोल जब हम लगाते हैं तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। जब आपके यहाँ सिस्टम डेवलप हो रहा है तो उसकी टेस्टिंग करना है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर कंट्रोल रखना है। और चेंजेस टू एप्लीकेशन सिस्टम, ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ के एप्लीकेशन सिस्टम को कोई भी चेंजेस कर जाए। जब भी कोई चेंज करेगा तो वो ऑथराइज पर्सन ही होगा, ऐसा हम कहेंगे। तो पहला हो गया एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। बी से बैकअप कंट्रोल, मतलब आपको डेटा और प्रोग्राम का ऑफ साइट बैकअप मेंटेन करके चलना है, ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो अपने पास बैकअप तो रहेगा। सी से क्या है? कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल्स। कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल, इसमें हम क्या बताएंगे? दो बातें बताएंगे कि जो सिस्टम है वो यूज होता है ऑथोराइज पर्पस के लिए और ऑथोराइज पर्सन के द्वारा। ठीक है, जो सिस्टम यूज होता है, सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल नाम है ना, तो हम क्या कहेंगे? मतलब कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल, तो हम क्या कहेंगे कि जो सिस्टम यूज होता है वो ऑथोराइज पर्पस के लिए ही होता है और ऑथोराइज पर्सन के द्वारा ही यूज होता है। ठीक है, फिर डी से क्या था? डेटा एंट्री एंड प्रोग्राम कंट्रोल्स। इसमें हम क्या कहेंगे कि जो भी इनपुट डेटा इंसर्ट करा जाता है सिस्टम के अंदर वो ऑथोराइज होना चाहिए, इसके लिए कंट्रोल लगाने हैं। और एक्सेस टू डेटा एंड प्रोग्राम केवल किसका होगा? ऑथोराइज पर्सन का। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके मन में एक जनरल आइडिया बैठ जाना चाहिए कि आप कुछ बातें हर केस में लिख सकते हो कि कोई काम ऑथराइज पर्पस के लिए होगा, ऑथराइज पर्सन ही करेगा, ऑथराइज ऑथराइज ऑथराइज, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, तो आप थोड़ा सा जमा सकते हो सेटिंग को। ओके, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल हो गया, एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल हो गया। दूसरा ऑफ साइट बैकअप ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम कंट्रोल हो गया। फिर कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल हो गया। फिर डेटा एंट्री एंड प्रोग्राम कंट्रोल हो गया। फिर ओ से क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। इसमें क्या करना है? एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बनाना है ओवर CIS एक्टिविटीज। मतलब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है CIS एनवायरनमेंट में कि कौन किसके अंडर में काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर वगैरह वगैरह आपको बना देना है ताकि CIS एनवायरनमेंट बहुत इफेक्टिव तरीके से आपके यहाँ ऑपरेट करे। सो क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल में आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ओवर CIS एक्टिविटीज बनाना है और उसके अंदर क्या करना है? प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर इंटरनल कंट्रोल बनानी है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर कर देना है, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये हो गए हमारे 5 कंट्रोल। एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, ठीक है। दूसरा हो गया बैकअप कंट्रोल। तीसरा हो गया C से कंप्यूटर ऑपरेशनल कंट्रोल। D से डेटा एंट्री एंड प्रोग्राम कंट्रोल। O से ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। आखिरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल, जिसमें हम क्या कहेंगे कि जो एक्सेस टू सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, जो एक्सेस टू सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वो केवल ऑथराइज पर्सन को ही मिलेगी और कोई पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ठीक बात है, तो बड़ा आसान था ये, तो आप 2-4 बार बोल के देख लेना। ABCD ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना।
और रही बात इनपुट, इन सब की, ये तो बड़े आसान है। इनपुट कैसा होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। प्रोसेसिंग में कुछ एरर होती है तो टाइमली पता चल जाती है, करेक्ट हो जाती हैं, है ना, इस टाइप की बातें हैं। प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है। आउटपुट कैसा है, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ऑथराइज पर्सन को मिलना चाहिए, टाइमली बेसिस पर मिलना चाहिए, ऐसी कुछ बातें आपको लिखना है। अब एग्जैक्ट हम हर किसी की डिटेल याद नहीं रख सकते हैं, तो ठीक है, थोड़ा 19-20 चलेगा, है ना। ओके, यहाँ पर अपने से खत्म करते हैं।